अच्छा ये देखो, ये बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द अकाउंट्स ऑफ एल लिंडा। इसका मतलब ये है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स लिखी हुई हैं इन तमाम को मैंने लेजर अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, और लेजर अकाउंट टी अकाउंट हर अकाउंट का बनेगा, सही ना। तो पहले मैं रफ वर्क कर लेता हूँ इसका, ताकि मुझे पता लग जाए कि किस टी अकाउंट में कितनी ट्रांजेक्शन्स आएंगी, उसके बाद मैं टी अकाउंट पर पे कर लूँगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज स्टार्टेड इन बिजनेस विद 20,000 इन द बैंक। बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 20,000 इन द बैंक से, तो ये इन्वेस्टमेंट है ओनर की। तो देखिए किस किस अकाउंट पे चेंज आएगा। जुलाई 1 की ट्रांजेक्शन है, बैंक में पैसे आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट है इसलिए कैपिटल। बैंक मेरा एसेट है, इंक्रीज़ हो रहा है डेबिट साइड पे। कैपिटल इज़ माई कैपिटल, इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो रही है और कैपिटल इंक्रीज़ होता है, तो आई रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एंड द अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज़ 20,000। तो ये 20,000 से रिकॉर्ड होगा बैंक में और 20,000 से रिकॉर्ड होगा कैपिटल में, ठीक है। नंबर 2, आर ह्यूज लेंट इज 5,000 इन कैश। आर ह्यूज इज लेंटिंग अस और गिविंग लोन टू अस $5,000 इन कैश। तो 2 जुलाई को एक चेंज आएगा कैश के अकाउंट पे और एक चेंज आएगा आर ह्यूज के अकाउंट पे। कैश इज़ माई एसेट, आई एम रिसीविंग द कैश, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ कैश इन माई बिजनेस इज इंक्रीजिंग। एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, वैल्यू है 5,000। आर ह्यूज से मैं लोन ले रहा हूँ तो इट मीन्स आर ह्यूज इज़ माई लाइबिलिटी अकाउंट और इंक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे। इंक्रीज़ ऐसे हो रहा है कि जैसे मैं किसी से लोन लेता हूँ तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, और जब मैं लोन पे ऑफ करता हूँ तो लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है। फिर कहने बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम बी ब्राउन 1530 एंड आई जेस 4162। तो इसमें एक्चुअली 3 अकाउंट्स पे चेंज आएगा। कैसे देखिए मैं बताता हूँ। 3rd को जब मैं गुड्स बाय करता हूँ तो आई ऑलवेज रिकॉर्ड इट इन परचेजेस के टी अकाउंट में। बी ब्राउन से परचेज कर रहा हूँ क्रेडिट पे, ये देखिए क्रेडिट लिखा हुआ है। क्रेडिट मीन्स आई एम परचेजिंग ऑन क्रेडिट, मतलब ये है कि मैं उसको पैसे बाद में पे करूँगा। इट मीन्स इट इज़ माई लाइबिलिटी। तो बी ब्राउन इज़ माई लाइबिलिटी अकाउंट। मैं अपने अकाउंट्स में बी ब्राउन के नाम से एक अकाउंट बना लूँगा विच इज़ माई लाइबिलिटी, और आई जेस के नाम से भी एक अकाउंट बना लूँगा क्योंकि उसको भी मैंने पैसे देना है, और दोनों से क्रेडिट पे परचेज़ कर रहा हूँ तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। बी ब्राउन से कितने रिकॉर्ड करेंगे 1530, इंक्रीज़ हो रही है तो पहले क्रेडिट करेंगे और 1530, और यहाँ भी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो 4162 आई जेस के, सही। परचेजेज अकाउंट सिर्फ और सिर्फ डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, लेकिन ये 2 बार डेबिट होगा। एक बार डेबिट होगा 1530 से और एक बार डेबिट होगा 4162 से। 1530 के साथ क्रॉस रेफरेंस लिखूँगा बी ब्राउन और 4162 के साथ क्रॉस रेफरेंस लिखूँगा आई जेस, ठीक है बेटा। फिर 4 है सोल्ड गुड्स ऑन कैश 1910। तो मैं गुड सेल कर रहा हूँ 4 को ऑन कैश, तो एक चेंज आएगा मेरा कैश पे और दूसरा मैं रिकॉर्ड करूँगा सेल्स के टी अकाउंट में। कैश इज़ माई एसेट, जब मैं चीज़ सेल करके कैश रिसीव कर रहा हूँ इट मीन्स द वैल्यू ऑफ कैश इज़ इंक्रीजिंग। कैश एसेट है, इंक्रीज़ होगा, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अमाउंट इज़ 1910। सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड पे ही रिकॉर्ड होती है, मेरा रेवेन्यू है इसलिए क्रेडिट करता हूँ, 1910 से क्रेडिट कर दूँगा, ठीक है। 6 took 200 of the cash and paid it into the बैंक। 6 को मैं क्या कर रहा हूँ, कैश अपने बैंक पे डिपॉजिट करवा रहा हूँ, तो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ माई कैश इज़ डिक्रीजिंग और बैंक की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। कैश मेरा एसेट है, वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, बैंक भी मेरा एसेट है, वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट और इसकी इंक्रीज़ हो रही है, बैंक की एसेट है तो डेबिट है। 200 से हुई है ट्रांजेक्शन, ठीक है।
उसके बाद है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू एच राइस। अब मैं अपने कस्टमर को क्रेडिट पे सेल कर रहा हूँ। एच राइस इज़ माई कस्टमर, मैं एच राइस को सेल कर रहा हूँ। एच राइस इज़ माई कस्टमर, क्रेडिट पे सेल कर रहा हूँ। ऑल माई कस्टमर बिलोंग्स टू एसेट। जब उनको मैं क्रेडिट पे सेल कर रहा हूँ, मेरे रिसीवेबल्स बढ़ते हैं, मेरा एसेट बढ़ता है। डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करता हूँ एंड द अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज़ 1374। और इसको क्योंकि मैं सेल्स कर रहा हूँ तो सेल्स मैंने पहले बताया कि आई ऑलवेज रिकॉर्ड सेल्स ऑन द क्रेडिट साइड एंड द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ 1374। 8 के बाद 10 है। फिर मैं सेल कर रहा हूँ अपने कस्टमर पी टेलर को। अगेन इट इज़ माई क्रेडिट कस्टमर, मेरा एसेट है 341। 10 को सेल कर रहा हूँ पी टेलर। जब क्रेडिट कस्टमर को सेल करता हूँ मेरा एसेट इंक्रीज़ होता है, मेरे रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं। डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करूँगा 341। और दूसरी ट्रांजेक्शन क्योंकि मैं इसको सेल्स कर रहा हूँ तो सेल्स में भी तो रिकॉर्ड करूँगा, तो वो है मेरा क्रेडिट 341 विद द सेम अमाउंट। 10 के बाद 11 देखें, वो कह रहे हैं गुड्स बाय कर रहे हैं दोबारा बी ब्राउन से 488। 11 गुड्स बाय कर रहे हैं बी ब्राउन से। ये यही वाली ट्रांजेक्शन है जो मैंने पहले की है, बिल्कुल इसी तरह होगी। गुड्स परचेज करते हैं तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ परचेजेस के टी अकाउंट में, और बी ब्राउन से क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो दूसरे अकाउंट में रिकॉर्ड करूँगा बी ब्राउन के अकाउंट में। बी ब्राउन इज़ माई लाइबिलिटी, मेरा सप्लायर है, मेरी लाइबिलिटी। जब मैं क्रेडिट पे परचेज कर रहा हूँ तो मेरे पेबल इंक्रीज़ हो रहे हैं, विच मीन्स माई लाइबिलिटी इज़ इंक्रीजिंग। आई रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। कितने के परचेज कर रहा हूँ? 488। और परचेजेस को मैं हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करता हूँ 488 से बेटा, ठीक है। उसके बाद एच राइज रिटर्न गुड्स टू अस 65। मेरा कस्टमर ने मुझे गुड्स रिटर्न कर दिए 12 को 65। एच राइज इज़ माई कस्टमर और मुझे गुड्स रिटर्न कर रहा है। मेरा कस्टमर जब मुझे गुड्स रिटर्न करता है तो मैं उसको सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड करता हूँ। और एच राइज में जो मुझे वापस कर रहा है उसमें भी रिकॉर्ड करूँगा। एच राइज मेरा कस्टमर था, मेरा रिसीवेबल था, मेरा एसेट था। जब वो मुझे रिटर्न कर रहा है वो डिक्रीज़ हो रही है उसकी वैल्यू, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे 65 से। और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है बेटा 65 से। सेल्स रिटर्न जो है वो सेल्स का ऑपोजिट अकाउंट है। कस्टमर को सेल्स करेंगे तो हमेशा सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट, और कस्टमर जब सेल्स रिटर्न कर देगा तो हमेशा सेल्स रिटर्न के अकाउंट में डेबिट। नेक्स्ट है 14, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जी पेड 535 एंड आरसिम 262। फोर्टीन को सेल कर रहा हूँ दो कस्टमर को। एक है मेरा जी पेड 535, तो जी पेड इज़ माई कस्टमर। जब मैं उसको सेल कर रहा हूँ, मेरा कस्टमर मेरा एसेट होता है, सेल कर रहा हूँ, रिसीवेबल्स इंक्रीज़ होंगे, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करूँगा अमाउंट इज़ 535। और दूसरा जो कस्टमर है आर सिम 262, ये भी सेम ही रिकॉर्ड होगा। आर सिम कस्टमर है, मेरा एसेट है, जब सेल कर रहा हूँ मेरे रिसीवेबल इंक्रीज़ हो रहे हैं, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करूँगा एंड अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज़ 262। और इन दोनों के साथ ऐसी बात है, इनको सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स में भी तो रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट करूँगा सेल्स इन दोनों के अमाउंट से, 535 से भी और 262 से भी। 535 के साथ मैं लिखूँगा जी पेड का क्रॉस रेफरेंस दूंगा और 262 के साथ आर सिम का। 15 देखें, 15 में कह रहे हैं वी रिटर्न गुड्स टू बी ब्राउन। अब हम अपने सप्लायर को रिटर्न करें 94 के। हम सप्लायर से परचेज़ कर रहे थे तो परचेज़ के अकाउंट में, जब सप्लायर को रिटर्न करेंगे तो बेटा परचेज़ रिटर्न और बी ब्राउन में। तो 15 को मैं रिटर्न कर रहा हूँ, बी ब्राउन को रिटर्न कर रहा हूँ। बी ब्राउन इज़ माई लाइबिलिटी अकाउंट। जब उसको रिटर्न करूँगा मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और दूसरा अकाउंट होगा परचेज़ रिटर्न का। परचेज़ रिटर्न को बेटा हमेशा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे एंड द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ 94। उसके
उसके बाद 17 देखें, बॉट वैन ऑन क्रेडिट। अब देखें वैन ख़रीद रहे हैं, वैन इज़ नॉट माई इन्वेंट्री। जब इन्वेंट्री नहीं है तो इसको मैं परचेजेस में नहीं लिखूँगा, क्योंकि परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न ओनली एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री। जब वैन खरीद रहे हैं, वैन इज़ योर नॉन करंट एसेट, इसको वैन में ही रिकॉर्ड करेंगे। और क्रेडिट पे ख़रीद रहे हैं फ्रॉम एबरडीन कार्ड से 4370 17। तो वैन में ख़रीद रहे हैं, वैन में लिखें, और दूसरा अकाउंट यूज़ होगा एबरडीन कार्ड्स लिमिटेड। वैन इज़ योर एसेट, जब परचेज करें उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, एंड द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ 4370। और एबरडीन कार्ड से क्रेडिट पे परचेज़ करें, ये आपकी लायबिलिटी है। जब परचेज़ करेंगे आपके पेबल इंक्रीज़ होंगे, लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे 4370 से। उसके बाद 18 को आप ऑफिस फर्नीचर परचेज़ करें। अगेन ऑफिस फर्नीचर इज़ नॉट योर इन्वेंट्री, तो ऑफिस फर्नीचर के ही अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और क्रेडिट पे परचेज़ करें जे विंटर से, तो जे विंटर के अकाउंट में। मैं एक अकाउंट बनाऊंगा ऑफिस फर्नीचर का या फर्नीचर का, और जे विंटर से परचेज़ कर रहे हैं क्रेडिट पे। ऑफिस फर्नीचर इज़ माय एसेट, परचेज़ कर रहा हूँ तो ऑफिस फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, डेबिट जाएगा। जे विंटर इज़ माय लायबिलिटी, क्योंकि मैं उससे उधार पे ख़रीद रहा हूँ तो लायबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है, तो क्रेडिट साइड पे जाती है 1800। उसके बाद है वी रिटर्न गुड्स टू आईजेस 130। हम अपने सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं 130 है 19। तो एक तो जिसको रिटर्न करें उसके अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे आईजेस, और एक सप्लायर को रिटर्न करेंगे तो इट मीन्स परचेज रिटर्न। आईजेस इज़ माई सप्लायर, मेरी लाइबिलिटी है। जब रिटर्न करूँगा मेरे पेबल डिक्रीज़ होंगे, क्योंकि अब मुझे उसको पैसे नहीं देने, तो मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो बेटा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड। और परचेज रिटर्न हमेशा हमेशा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है 130। 20 में कह रहा है बॉट गुड्स फॉर कैश 390, बॉट गुड्स फॉर कैश 390। तो 20 में फॉर गुड्स फॉर कैश का मतलब है गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेजेस के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, और कैश में। कैश इज़ माई एसेट, गुड्स परचेज करें, पेमेंट करेंगे कैश से, तो इसका मतलब है कैश की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, एसेट है, डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट साइड पे, और परचेजेस तो हमेशा डेबिट साइड पे। अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ 390। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद है 24, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 110। सेल कर रहा हूँ कैश पे 110। तो ये कैश में आएगा और सेल्स में आएगा। कैश मेरा एसेट है, सेल कर रहा हूँ, अगेंस्ट में कैश रिसीव हो रहा है, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ कैश इज़ इंक्रीजिंग। कैश इंक्रीज होगा डेबिट साइड पे, सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती हैं। अमाउंट है 110। ठीक है बेटा। उसके बाद है 25 को पेड मनी ओइंग टू बी ब्राउन बाय चेक 1924। मैं बी ब्राउन को पैसे वापस कर रहा हूँ 1924 बाय चेक। तो ये बी ब्राउन को जिसको पैसे वापस कर रहे हैं उसके अकाउंट में आएगा, एंड चेक के लिए मैं यूज़ करूँगा बैंक। बी ब्राउन इज़ माई लाइबिलिटी। जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ अपने सप्लायर को तो लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। बैंक इज़ माई एसेट, बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ तो वो भी डिक्रीज़ हो रहा है, उसको मैं क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करूँगा, एंड द अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज़ 1924। ट्वेंटी 26 को कह रहा है गुड्स रिटर्न टू अस, माई कस्टमर इज़ रिटर्निंग गुड्स टू मी, एंड द नेम ऑफ द कस्टमर इज़ जी पेड। जब कस्टमर मुझे गुड्स रिटर्न करता है तो उसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ सेल्स रिटर्न में। और कौन कस्टमर रिटर्न कर रहा है उसका नाम भी लिख लेंगे जी पेड। जी पेड इज़ माई कस्टमर, मेरा एसेट होता है, तो वो रिटर्न कर रहा है, मेरे रिसीवेबल्स, मेरा एसेट डिक्रीज़ हो रहा है, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे।
और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इज 34। 27 में वो कह रहे हैं रिटर्न सम ऑफ द ऑफिस फर्नीचर 182 जे विंटर। मैं अब ऑफिस फर्नीचर रिटर्न कर रहा हूँ। जब मैंने ऑफिस फर्नीचर परचेज़ किया तो बेटा ऑफिस फर्नीचर के अकाउंट में लिखा था, अब उसी को रिटर्न करें तो उसी के अकाउंट में लिखेंगे, क्योंकि गुड्स नहीं है। अगर गुड्स होता तो मैं परचेज़ रिटर्न में रिकॉर्ड करता, ठीक है। जिससे ख़रीदा था क्रेडिट पे उसके अकाउंट में लिखूँगा और फर्नीचर के अकाउंट में लिखूँगा। जे विंटर इज़ माई लाइबिलिटी। जब रिटर्न कर रहा हूँ मेरे पेबल डिक्रीज़ हो रहे हैं, लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। फर्नीचर इज़ माई एसेट, वापस कर रहा हूँ, डिक्रीज़ हो रही है उसकी वैल्यू, तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। कितने का? 180 का। (27) के बाद 28। L Linda puts, L Linda is the name of the owner, put a further 2500 into the business in the form of cash। वो दोबारा इन्वेस्टमेंट कर रही है in the form of cash 28। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश इज माई एसेट, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डेबिट होगा एंड द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इज 2500। ओनर पैसे डाल रहा है बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट है तो कैपिटल में रिकॉर्ड करूँगा और कैपिटल मेरा इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे 2500। 29 पे देखें, कह रहे हैं पेड एबरडीन कार्ड लिमिटेड 4370 बाई चेक। एबरडीन्स को पे कर दिया बाई चेक 4370 29 को। तो 29 एबरडीन कार्ड्स विच इज़ योर लाइबिलिटी अकाउंट, और पेमेंट कर रहा हूँ बैंक से, चेक से, तो बैंक लिखूँगा, बैंक माई एसेट। पेमेंट कर रहा हूँ तो बैंक की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, और लाइबिलिटी भी डिक्रीज़ होगी क्योंकि मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी एंड द अमाउंट इज़ 4370। एंड द लास्ट ट्रांजेक्शन इज ऑफिस फर्नीचर, दोबारा परचेज कर रहा हूँ कैश पे 365। अगेन ऑफिस फर्नीचर इज़ नॉट माई इन्वेंट्री, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन, दिस परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर इन परचेजेज अकाउंट। आई ओनली रिकॉर्ड परचेज ऑफ इन्वेंट्री इन माई परचेजेस, और सेल्स के अकाउंट में सिर्फ सेल ऑफ इन्वेंट्री जाती है, और परचेज रिटर्न के अकाउंट में ओनली रिटर्न ऑफ इन्वेंट्री टू माई सप्लायर, और सेल्स रिटर्न के अकाउंट में ओनली रिटर्न ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम माई कस्टमर। ठीक है, अभी ऑफिस फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर और कैश में। फर्नीचर मेरा एसेट है, परचेज करें इंक्रीज़ होगा डेबिट साइड पे। कैश इज़ ऑल्सो माई एसेट, पेमेंट कर रहा हूँ कैश की फॉर्म में, डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट साइड पे। एंड द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ 365। ये सारी रफ वर्क कंप्लीट हो गया। अब इस हर अकाउंट का जो मैंने लिखा है उनका टी अकाउंट बनेगा, लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल बैंक के मेरी जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो एक टी अकाउंट में आएंगी, फर्नीचर की जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो एक फर्नीचर के टी अकाउंट में आएंगी। ठीक है, ये रफ वर्क का फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है और ये थर्ड पेज है। तो सबसे पहले मैं टी अकाउंट बना रहा हूँ बैंक का, बैंक लिखा हुआ है इसलिए बैंक का बना रहा हूँ। ईयर है 2007 जुलाई, तो मैं लिखूँगा 2007 दोनों तरफ एंड जुलाई उसके नीचे। अब देखिए फर्स्ट बैंक की ट्रांजेक्शन ये थी, बैंक ऑन द डेबिट साइड, तो मैं डेबिट साइड पे 20,000 लिख दूंगा। दिस इज़ माय डेबिट साइड पे मैंने लिख दिया 20,000 एंड द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज़ 1 जुलाई।
क्रॉस रेफरेंस में बैंक के अलावा जो अकाउंट यूज़ हुआ है, बैंक के अलावा कैपिटल यूज़ हुआ है, तो मैं क्रॉस रेफरेंस में लिखूँगा बेटा कैपिटल। ये मैंने बैंक की एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया। अब देखें बैंक मुझे नज़र आ रहा है नंबर 6 में, ये रहा, और यहाँ बैंक रिकॉर्ड हो रहा है डेबिट साइड पे 200 से। तो दिस इज़ द डेबिट साइड, 200 से डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज़ 6 एंड क्रॉस रेफरेंस इज कैश, तो मैंने कैश कर दिया। उसके बाद यहाँ कोई बैंक नहीं है। उसके बाद बैंक मुझे नज़र आ रहा है ये 25 में, ऑन द क्रेडिट साइड 1924, ऑन द क्रेडिट साइड 1924 और 25 और डेट है डेट है 25 एंड क्रॉस रेफरेंस इज बी ब्राउन। बैंक के अलावा जो अकाउंट यूज़ होता है वो क्रॉस रेफरेंस होता है। इसके अलावा देखें बैंक इस पूरे पेज पे इसके अलावा बैंक नहीं है। 129 में बैंक है, क्रॉस रेफरेंस है एबरडीन कार्स और अमाउंट है 4370 ऑन द क्रेडिट साइड। एंड द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इज 4370। बैंक की तमाम ट्रांजेक्शन्स मैंने यहाँ लिख दी। बस अब लास्ट स्टेप ये है कि बैंक के टी अकाउंट को बैलेंस करेंगे। फर्स्ट आई विल टोटल द हेवियर साइड, डेबिट साइड इज़ द हेवियर साइड एंड द सम ऑफ द डेबिट साइड इज़ 20,200। वही मैंने दूसरी साइड पे लिखा। और जो छोटी साइड है क्रेडिट साइड, वो कितनी छोटी है डिफरेंस ले लूँगा। 13906 इज़ द डिफरेंस, वो 13906 मैं यहाँ लिखूँगा। ये डिफरेंस है, टोटल के ऊपर आएगा। लास्ट डे ऑफ द मंथ विच इज़ 31 जुलाई, ये मेरा होगा बैलेंस CD। और ये नेक्स्ट पीरियड को जुलाई के बाद नेक्स्ट मंथ आएगा अगस्त 1, उसका हो जाएगा ये मेरा बैलेंस BD 13906। ठीक है, इसी तरह बेटा सारे डी अकाउंट्स बना लेंगे और टिक करते जाएंगे। अच्छा, बैंक के बाद बेटा हम लोग बनाएंगे कैश का डी अकाउंट। ईयर पहले लिख दें 2007 और मंथ है हमारा ट्रांजैक्शन का जुलाई, तो मैं दोनों तरफ जुलाई लिख। अब देखते हैं कैश की सबसे पहली ट्रांजैक्शन, ये थी कैश की सबसे पहली। सेकंड को डेबिट साइड पे 5000, तो जुलाई 2 को डेबिट साइड पे 5000 मैंने लिख दिया। अब डिटेल्स में मैं लिखूँगा क्रॉस रेफरेंस। इसका क्रॉस रेफरेंस है R ह्यूज, ये देख सकते हैं। जो दूसरा अकाउंट होता है उसको एज अ क्रॉस रेफरेंस यूज़ करते हैं, R ह्यूज लिख दूँगा। ठीक है बेटा। उसके बाद कैश मुझे 4th में नज़र आ रहा है ऑन द डेबिट साइड 1910, और उसका क्रॉस रेफरेंस है बेटा सेल्स लिखा हुआ है दूसरी साइड पे। ठीक है, कैश है क्रेडिट साइड पे 200, क्रॉस रेफरेंस बैंक, तो ये मैं लिख दूंगा ठीक है बेटा। उसके बाद मेरे पास पेज पे कैश नहीं है। 20th को कैश नज़र आ रहा है ऑन द क्रेडिट साइड 390, क्रॉस रेफरेंस परचेजेस। एंड डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन वाज 20, तो मैंने 20 लिख दिया। उसके बाद कैश 24 को ऑन द डेबिट साइड 110 सेल्स। उसके बाद 28 को कैश नज़र आ रहा है डेबिट साइड पे 2500, 28 को कैश। और बेटा क्रॉस रेफरेंस था इसका कैपिटल।
और कैश की लास्ट ट्रांजेक्शन ये रही 31st को ऑन द क्रेडिट साइड फर्नीचर 365, 31st क्रेडिट 365। और क्रॉस रेफरेंस यूज़ होगा बेटा फर्नीचर। अब कैश की सारी ट्रांजेक्शन आपने जब इसमें पुट कर दी तो आप इसका डी अकाउंट क्लोज करोगे। कैश का जब टोटल करेंगे डेबिट साइड बड़ी होगी, तो पहले मैं डेबिट साइड का सम करूँगा। डेबिट साइड का सम आ रहा है 9520। वही आपने यहाँ लिखा क्रेडिट साइड पे, इसमें से सारी चीज़ें क्रेडिट साइड पे जो लिखी हुई वो माइनस करें। 8565, दिस 8565 इज़ माई क्लोजिंग बैलेंस, जिसको मैं लिखता हूँ बैलेंस CD, माई कैरेट डाउन बैलेंस। और ये लास्ट डे ऑफ द मंथ होगा नेक्स्ट पीरियड का। ऑपोजिट साइड पे टोटल के नीचे August 1 को हो जाएगा मेरा बैलेंस BD, ब्रॉड डाउन बैलेंस 8565। ठीक है बेटा। उसके बाद हम लोग टी अकाउंट बना लेंगे कैपिटल का। देखिए पहले ईयर लिख दें 2007, मंथ है जुलाई का, 2007 मंथ है जुलाई का। तो देखें कैपिटल की पहली ट्रांजेक्शन 1st को ऑन द क्रेडिट साइड 20,000 बैंक, 1st को क्रेडिट साइड पे 20,000 एंड माई क्रॉस रेफरेंस वुड बी बैंक। ये बैंक के टी अकाउंट में डेबिट पे होगी। आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं। ये देखें बैंक में डेबिट हुई है और कैपिटल में क्रेडिट हुई है। उसके बाद कैपिटल की ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं होती, एक में और आएगा बस ये रहा 28 को कैपिटल अगेन ऑन द क्रेडिट साइड। ओनर ने और इन्वेस्टमेंट किए 2500 कैश के साथ। इसके अलावा कैपिटल की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसको क्लोज करें। हैवियर साइड का टोटल करें। माई क्रेडिट साइड इज़ द हैवियर साइड एंड द सम ऑफ द क्रेडिट साइड इज़ 22,500। वही 22,500 एज अ टोटल डेबिट साइड पे लिखूँगा। और इसमें से डेबिट साइड पर कुछ लिखा हुआ है तो उसको माइनस करेंगे। कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो मेरा आंसर भी आएगा 22,500। दिस इज़ माई क्लोजिंग बैलेंस ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ, जिसको मैं कहता हूँ बैलेंस CD। और ये नेक्स्ट पीरियड का नेक्स्ट डेट को हो जाएगा मेरा बैलेंस BD 22,500। ठीक है बेटा। कैपिटल के बाद मैं टी अकाउंट बनाऊंगा। R ह्यूज का बना लेते हैं। देखिए R ह्यूज की ट्रांजेक्शन देखेंगे। सबसे पहले R ह्यूज सेकेंड को ऑन द क्रेडिट साइड 5,000 कैश, सेकेंड को कैश 5,000। अब R ह्यूज की इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसको क्लोज कर दें। क्रेडिट साइड पे सिर्फ बैलेंस लिखा हुआ है 5,000। वही टोटल आप यहाँ लिखेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, आंसर भी 5,000 ही आएगा। दिस 5,000 इज़ माई क्लोजिंग बैलेंस ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ। और ये August 1 नेक्स्ट पीरियड को बन जाएगा मेरा बैलेंस BD।
ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट ये अकाउंट बना लें परचेजेस का। परचेजेस की पहली ट्रांजैक्शन 3rd को डेबिट साइड पे दो अलग अलग ट्रांजैक्शन लिखूंगा, 1530 और 4162। एंड 4162। 1530 के साथ क्रॉस रेफरेंस आएगा बेटा बी ब्राउन और आईजेस। बी ब्राउन आईजेस। उसके बाद परचेजेस की ट्रांजैक्शन 11th को दोबारा परचेजेस डेबिट साइड पे 488 बी ब्राउन के साथ, 11 बी ब्राउन 488। सिर्फ परचेजेस की ट्रांजैक्शन 20th को कैश के साथ 390। इसके अलावा परचेजेस की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इस टी अकाउंट में सारी ट्रांजैक्शन हो गई। इसको क्लोज़ करें। डेबिट साइड बढ़ी है, उसका सम आ रहा है 6570। वही सम मैं क्रेडिट साइड पे लिखूँगा 6570, और डिफरेंस जो आएगा वो लास्ट डे ऑफ द मंथ मेरा क्या कहलाएगा, बैलेंस CD। और ये नेक्स्ट पीरियड का अगस्त 1 का होगा बेटा बैलेंस BD। परचेजेस के बाद बना लेते हैं बी ब्राउन का। तो बी ब्राउन की पहली ट्रांजैक्शन बेटा हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड पे लिखी है 1530 परचेजेस के साथ। उसके बाद 11th को दोबारा बी ब्राउन क्रेडिट साइड पे 488 के साथ। बी ब्राउन अब डेबिट साइड पे है 94 परचेज रिटर्न के साथ, 15 परचेज रिटर्न 94। ठीक है बेटा। फिर 25 को बी ब्राउन है डेबिट साइड पे बैंक के साथ 1924, 25 बैंक 1924। बी ब्राउन की सारी ट्रांजैक्शन है, इसको बैलेंस करें। देखिए कौन सी साइड बड़ी है। डेबिट साइड का हमारा है 94 प्लस 1924, डेबिट साइड इज़ 2018 और क्रेडिट साइड है 1530 प्लस 488, ये भी 2018। इनकी दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये टी अकाउंट क्लोज हो गया बेटा। जितने पैसे भी मैंने उसको देने थे वो सारे दे दिए और कुछ के गुड्स वापस कर दिए, तो अब मैंने उसको कुछ भी नहीं पे करना। सो मेरे पास कोई लायबिलिटी नहीं है बी ब्राउन के नाम से। ठीक है, बी ब्राउन हो गया। नेक्स्ट ये अकाउंट बना लेते हैं आईजेस का। जैसे बी ब्राउन क्लोज हो गया, तो जब क्लोज हो गया तो नो बैलेंस CD, नो बैलेंस BD, कोई बैलेंस उसका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, है ही नहीं बैलेंस, क्लोज हो गया टी अकाउंट। आईजेस का देखते हैं। आईजेस की पहली ट्रांजैक्शन 3rd को क्रेडिट साइड पे 4162 परचेजेस,
क्रेडिट साइड पे थर्ड को परचेजेस के साथ 4162। आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं। ये इस टी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे है तो परचेज में डेबिट साइड पे लिखी हुई होगी। ये देखिए, ये देखिए, सही है बेटा। उसके बाद आईजेएस की ट्रांजैक्शन देखें और इसके अलावा नाइनटीन को आईजेएस है डेबिट साइड पे 130 परचेज रिटर्न, 19 परचेज रिटर्न 130। इसके अलावा आईजेएस की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसको क्लोज करें। इसकी क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, उसका सम है 4162। वही सम मैं डेबिट साइड पे लिखूँगा 4162। इसमें से 130 माइनस करेंगे 4032। दिस इज़ माई क्लोजिंग बैलेंस। और ये अगस्त 1 का बेटा होगा मेरा बैलेंस बीडी। ठीक है, आईजेएस के बाद मैं सेल्स का डी अकाउंट बना लेता हूँ। सेल्स है 4th को ऑन द क्रेडिट साइड 1910, 4 कैश 1910। उसके बाद 8 को दोबारा क्रेडिट साइड पे 1374 एच राइस के साथ, 8 एच राइस 1374। मैंने एच राइस को सेल किया। उसके बाद 10 को दोबारा पी टेलर को सेल किए क्रेडिट साइड पे 341, 10 पी टेलर 341। फोर्टीन को दोबारा सेल्स है, 2 अकाउंट अलग अलग लिखूंगा, जी पेड और आरसन। 14 जी पेड और आरसन। डेट रिपीट हो रही है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अमाउंट देखें 535 और 262। उसके बाद 24 को सेल्स है कैश के साथ 110, 24 कैश 110। सारी ट्रांजेक्शन सेल्स की कंप्लीट हो गई। इसको बैलेंस कर दें, क्रेडिट साइड बड़ी आएगी इसकी। देखें क्या सम आ रहा है। माइनस करेंगे तो मेरा डिफरेंस भी ये क्या आएगा, जो मेरा बैलेंस सीडी होगा 4532। ये नेक्स्ट पीरियड का मेरा अगस्त 1 का हो जाएगा। ठीक है बेटा। सेल्स के बाद हम डी अकाउंट बना लेते हैं एच राइस का। एच राइस की पहली ट्रांजेक्शन मुझे मिली 8 को ऑन द डेबिट साइड 1374, 8 सेल्स 1374। फिर एच राइस 12 को क्रेडिट साइड पे 65, 12 सेल रिटर्न 65।
इसके अलावा एच राइज की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, एस टी अकाउंट को क्लोज़ करें। डेबिट साइड बड़ी आ रही है 1374, वही 1374 मैंने यहाँ लिखा, इसमें से 65 माइनस किया 1309। दिस 1309 इज़ माई बैलेंस सी डी। और ये नेक्स्ट पीरियड का बैलेंस बी डी हो जाएगा। ठीक है बेटा। एच राइज के बाद हम टी अकाउंट बना लेते हैं पी टेलर का। पी टेलर की एंट्री 10th को है, डेबिट साइड पे 341, 10 सेल्स 341। और कोई ट्रांजेक्शन नहीं, इसको क्लोज़ कर दें। डेबिट साइड का सम आ रहा है 341, वही 341 मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा, छोटी साइड पे माइनस किया तो डिफरेंस भी 341 आया। लास्ट डे ऑफ द मंथ माय बैलेंस सी डी, और ये बन जाएगा अगस्त 1 का मेरा बैलेंस। पी टेलर के बाद बना लेते हैं सेल्स रिटर्न का डी अकाउंट। जैसे सेल्स में सारी ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड पे होगी, सेल्स रिटर्न में डेबिट साइड पे होगी। ये 12 को सेल्स रिटर्न डेबिट साइड पे 65 एच राइज, तो 12 एच राइज 65। ट्वेंटी 26 को डेबिट साइड पे 34, 26 जी पे 34। और इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसको बैलेंस करें। सेल्स रिटर्न के बाद टी अकाउंट बना लेते हैं जी पेड। देखिए जी पेड 14th को है, डेबिट साइड पे 535 सेल्स, तो 14 सेल्स 535। फिर 26 को जी पेड है क्रेडिट साइड पे, तो 26 सेल्स रिटर्न 34। इसके अलावा जी पेड की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसको क्लोज़ करें। डेबिट साइड बड़ी है, उसका सम है 535, वही बैलेंस आप यहाँ करें 535, 34 माइनस करेंगे तो 501। दिस इज़ माई क्लोजिंग बैलेंस ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ। और ये बैलेंस बीडी बन जाएगा डेबिट साइड। जी पेड के बाद बना लेते हैं आर सिम का डी अकाउंट।
आर सिम है डेबिट साइड पे 262, 14 सेल्स 262। इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसका डेबिट साइड बड़ी है, सम कर लें 262, वही 262 यहाँ आ गया, डिफरेंस भी आ गया 262। ये लास्ट डे ऑफ द मंथ हो गया मेरा बैलेंस CD, और यही नेक्स्ट पीरियड का अगस्त 1 का हो जाएगा बैलेंस BD। उसके बाद बना लेते हैं परचेज रिटर्न का। फिफ्टीन को है परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड पे, 15 B ब्राउन 94। फिर 19 को दोबारा है IGS के साथ, 19 IGS 130। इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसको टोटल कर दें 422। इसके बाद बना लेते हैं बेटा वैन का। सेवनटीन को वैन है डेबिट साइड पे 4370, 17 एबरडीन कार्स 4370। इसके अलावा वैन की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इसका बैलेंस भी 43। वैन के बाद बेटा बना लेते हैं एबरडीन कार्स का। तो एबरडीन कार्स 17 को क्रेडिट साइड पे मिलेंगी 4370, 17 वैन 4370। इसके अलावा 29 को डेबिट साइड पे मिलेंगी 4370 बैंक। तो जब इसको क्लोज़ करेंगे तो ये टी अकाउंट क्लोज़ हो गया, नो बैलेंस CD। दोनों साइड इसकी इक्वल आ रही हैं, तो जिस टी अकाउंट की दोनों साइड इक्वल आ रही हैं तो वो टी अकाउंट आपका क्लोज़ हो। अब बना लें आप फर्नीचर का। फर्नीचर 18 को है डेबिट साइड पे जे विंटर के साथ 1800। उसके बाद 27 को क्रेडिट साइड पे 180। उसके बाद 31 को डेबिट साइड पे 365 कैश, 31 कैश 365। ठीक है बेटा, सारी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गई।
इसको क्लोज़ करें, इसकी डेबिट साइड बढ़ी है। टू 165 में से माइनस करें 180, 1985 इज़ द क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है बेटा।